हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली ये सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो अपने को रोकता है मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने से या फिर उसमें इन्वेस्ट करने से। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक ऐसा मल्टी बैगर जो अपने सामने नहीं आता, लेकिन कई बार क्या होता है सामने आकर भी अपने उस स्टॉक को मिस कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होता है एंड दूसरा कन्विक्शन नहीं होता। तो एक्चुअली मेरा अटेम्प्ट यही है अपने इस चैनल से कि ऐसी कंपनीज को आप लोगों के सामने लाऊं जो प्रेजेंट लेवल से भी फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकती हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, वो स्टॉक्स या वो कंपनीज फोकस में आती हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुकी होती हैं एंड उनका फ्यूचर पोटेंशियल होता है, बट कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है उसके बाद मॉडरेट हो जाता है या लोअर साइड पे हो जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हैप्पीएस्ट माइंड है, डीमार्ट है, आईआरसीटीसी है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ से भी अच्छा रिटर्न्स देंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप ये सोचेंगे कि ये कंपनीज आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा अटेम्प्ट यही है कि अराउंड 5,000 करोड़ से कम की कंपनीज आप लोगों के सामने लाऊं, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो एंड स्टिल फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, एंड जो अभी उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं की है बट फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ एंड इनफैक्ट वही स्टॉक्स आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करना चाहूँगा या करता हूँ। तो चलिए इसी बात पे है स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ ये बेसिकली एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली स्टार्टिंग डिजाइन से लेकर जो लास्ट जो डिलीवरेबल होता है वहां तक का जो भी पूरा काम होता है ये कंपनी हैंडल करती है, ऑब्वियसली एक प्राइस पे। तो चलिए इस कंपनी को पहले डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट में, नहीं तो एक्सेस रिस्क हो जाता है अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन काफ़ी कम होती है। क्योंकि अपने को वही दिखता है या वही पढ़ते हैं आपने जो अपने को पढ़ाया जाता है। काफ़ी बार क्या होता है जो भी इंसाइडर इंफॉर्मेशन होती है या फिर कंपनीज में जो भी चल रहा होता है वो अपने जैसे इन्वेस्टर्स को तब पता चलता है जब बहुत कुछ नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसी कंपनीज जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी हों, वैसी कंपनीज भी अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में हो तो भी कुछ अच्छे स्टॉक्स होंगे, अगर उनमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो कि अपने बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन करें, बट एट द सेम टाइम ये चीज भी याद रखनी है कि अपने एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन ना करें। उससे क्या होगा, जैसे अपना सपोज पोर्टफोलियो का साइज है 10 लाख रुपीज एंड अपने 60-70 कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो ये सेंस नहीं बनता। इनफैक्ट ऐसा करने से क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लार्ज कैप ज्यादा भर रखे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ऑलमोस्ट वो जैसे मूव करेगा वैसे ही आपका पोर्टफोलियो मूव करेगा। और वैसे ही अगर स्मॉल कैप मिड कैप जरूरत से ज्यादा भर रखे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के जो भी रिटर्न्स हैं उसको मिरर करने लगेगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करना है तो आपको सिलेक्टिव तो होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब लास्ट ईयर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था तो दीपक नाइट्राइट मेरे सामने आई थी। ये कंपनी मेरे एक फ्रेंड ने बताया था जिसकी वजह से मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आईएक्स, प्राज इंडस्ट्रीज, केपीआईटी। तो उसने मुझे दीपक नाइट्राइट भी सजेस्ट किया था। तब मैं स्टॉक मार्केट में न्यू ही था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उसने अराउंड 1000 के पास मुझे सजेस्ट किया था, बट मैं उसको अपने वॉच लिस्ट में लगा दिया था। तो उसको ट्रैक करते करते तक, क्योंकि स्टार्टिंग थी तब मैं भी बहुत ज़्यादा सिर्फ स्टॉक प्राइस पे फोकस करता था। तो देखा कि अचानक से प्राइस मूव कर रहा है तो फिर रुका नहीं गया, इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद में फिर मैं देखने लगा, समझने लगा कि स्टॉक प्राइस तो सिर्फ एक ऊपर का, जैसे सपोज अगर जैसे ऊपर का सरफेस है, बट अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, ग्रोथ, कैपेक्स प्लान्स, ये सब बहुत जरूरी हैं। ये सब ज्यादा मैटर करते हैं। स्टॉक प्राइस तो अल्टीमेटली जो भी फंडामेंटल्स हैं उसके बेसिस पे मूव कर ही जाएगा। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा जो स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से है, बट वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। तो उसकी एडवाइस मुझे कहीं ना कहीं बेस्ट भी लगी और वर्स्ट भी लगी। मैंने उससे पूछा दीपक नाइट्राइट में, मैं इन्वेस्ट कर चुका था। मैंने उससे पूछा यार, मैंने 9 लाख रुपीज दीपक नाइट्राइट में इन्वेस्ट किया है, क्या लगता है। बोलता है कंपनी तो अच्छी है
लेकिन तेरे को ना एक काम करना चाहिए था, केमिकल इंडस्ट्री में तेरे को 9 टॉप कंपनीज लेके सब कंपनी में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। तब कहीं ना कहीं मुझे वो बात समझ में तो नहीं आई, बट मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं न्यू था एंड वो काफी पुराना था, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। बट अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये एडवाइस उन लोगों के लिए सही है जो रेगुलरली स्टॉक मार्केट में टाइम नहीं दे सकते या फिर ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते और रिस्क कम लेना है। बट कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि अगर आप 9 टॉप कंपनीज एक ही इंडस्ट्री के आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो केमिकल इंडस्ट्री का जो एवरेज रिटर्न है वही आपको मिलेगा। बट आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट दीपक नाइट्रेट मेरे लिए फ्रैंकली डबल हो गया है। तो हो सकता है एक दो कंपनीज ऐसी भी रही होंगी जो दीपक नाइट्रेट से भी अच्छा परफॉर्म की होंगी, बट आई एम श्योर मोस्टली कंपनीज ऐसी रही होंगी जिन्होंने दीपक नाइट्रेट जितना परफॉर्म नहीं किया होगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप एक एक सेक्टर से ज्यादा 2 या 3 कंपनीज मैक्सिमम, अगर सेक्टर बड़ा है तो मोर देन 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। इनफैक्ट मैं पर्सनली 1 to 2 कंपनीज सफिशिएंट रखता हूँ, बट अगर स्टिल जैसे आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है जहाँ स्कोप बहुत ज्यादा है, तो 3 कंपनीज मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए इसी बात पे नेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी कंपनी है। बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स को लेकर। एंड इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लान है। मोदी जी का प्लान है कि इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनानी है, तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 1.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड जो भी ये प्लान है उससे क्या होगा, स्टील, सीमेंट, एनर्जी, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बहुत सारे जो भी ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बेसिकली आपके बैकबोन है या पिलर्स हैं इकोनॉमी के, वो सब बहुत अच्छा करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर काफी ब्राइट है। इनफैक्ट साउथ कोरिया का भी एग्जांपल है जिसने 1960 टू 1990 के बीच में ऑलमोस्ट 10% की स्पीड से ग्रो किया है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट है। जो गति शक्ति जो इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है, ये बेसिकली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान है थ्रू 7 पिलर्स। जो भी उसमें 7 पिलर्स में कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, इन सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड कुछ कंपनीज जिनको बेनिफिट मिलेगा वो जैसे टाटा पावर, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एल&टी, पीएसपी, एबीबी एक्सेट्रा, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं। तो चलिए गवर्नमेंट का जैसे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इस साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का 8% कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का जीडीपी में। एंड इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 15.9% इन रियल टर्म्स इन 2021। बट ये क्या है, एक लो बेस बन गया था कोविड के कारण, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो ऑब्वियसली 15.9% सस्टेन नहीं होगा। बट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पुश है। मेट्रो रेल, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सेट्रा, सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज, हॉस्पिटल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और उसकी वजह से जो इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले कुछ ईयर्स में। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। मैं इस कंपनी को एक ब्रीफली एक पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट आज मैंने डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये बेसिकली 2008 में स्टैब्लिश हुई थी, फर्स्ट जनरेशन सिविल इंजीनियर। इनफैक्ट आप काफ़ी बार देखेंगे जो मल्टी बैगर्स होते हैं इनिशियली, जिनको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं, वो मोस्टली वो कंपनीज होती हैं जो फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स या फर्स्ट जनरेशन प्रोमोटर्स स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके बाप दादा परदादा वो कंपनीज स्टार्ट नहीं किए हैं, इनफैक्ट वो खुद स्टार्ट किए हैं। तो ये सब कंपनीज में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और इस कंपनी की अभी करंट ऑर्डर बुक जो है फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में 4008 करोड़ की है। तो ये ऑर्डर बुक बहुत बहुत ज़्यादा हाई लग रही है मुझे। इनफैक्ट ये जो 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो दिसंबर एंडिंग 2021 में 4008 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ये बहुत हाई है। सिर्फ 9 मंथ्स में कंपनी को 978 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। 179 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, जो 2021 के एंड तक कंपनी ने 179 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड सिर्फ 9 मंथ्स अगर देखें एंडिंग दिसंबर 2021, उसमें 15 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। अभी कंपनी के 45 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। एंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट 1775 करोड़ का है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। आप देखिए लास्ट 5 ईयर्स का CAGR जो है रेवेन्यू
ऑलमोस्ट 33% CAGR की स्पीड से ग्रो हुई है। EBITDA 19.5%, 58% एंड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18.21%। तो कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। मुझे जो इस कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट लगता है वो यही कि इस इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करना आसान नहीं होता। आप देखेंगे काफ़ी सारी कंपनीज प्रोजेक्ट्स को काफ़ी डिले कर देती हैं कंस्ट्रक्शन में, बट ये कंपनी जो है अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली बेसिस पे कंप्लीट करती है। इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स तो इसने बिफोर टाइम कंप्लीट किया है वाइल मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी। ये कंपनी बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लेती है: इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस कंपनी की ये लगती है कि जो इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रेजिडेंशियल, यहाँ से अच्छी खासा इसका ऑर्डर बुक आती है या वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज आती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो होम कंस्ट्रक्शन है नॉर्मल लोगों के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है एंड वहाँ बहुत हेडेक भी है एंड काफ़ी बार प्रोजेक्ट्स अनसोल्ड रह जाते हैं, तो वहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये जो इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल, वहाँ पे क्या है कि पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद आप बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से आपका एक एश्योरेंस रहता है रेवेन्यूज का एंड आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो यूनिट्स हैं वो अनसोल्ड नहीं रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। आप देखेंगे CAGR ग्रोथ रेट, ग्रोइंग ऑर्डर बुक, ये 9 मंथ्स में ऑलरेडी 4008 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इसका हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में है, बट ये धीरे धीरे कंपनी अब एक्सपैंड कर रही है अलग अलग स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इनफैक्ट यूपी में इसका बहुत ज़्यादा फोकस है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यूपी इज़ द नेक्स्ट अपकमिंग स्टेट। ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है मेरा, बस ये मैं जानता हूँ कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है अभी। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। तो अपने को जो रिटर्न्स बनाने हैं ये सब चीज़ पे फोकस करनी ही पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश, आई थिंक उत्तर प्रदेश को जो कंपनीज टारगेट कर रही हैं ग्रोथ के लिए, वो आने वाले ईयर्स में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र के बाद आई थिंक उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर सकता है। महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट जो बिग टारगेट है आई थिंक उत्तर प्रदेश है। इस कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कंपनी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स के लिए या बिजनेस ग्रुप्स के लिए, जैसे जाइडस कड़ीला ग्रुप, टोरेंट ग्रुप, साबरमती रिवर फ्रंट, अदानी ग्रुप। गुजरात में काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। ये सब इसके मारुति, IIM अहमदाबाद, मारुति सुजुकी फाउंडेशन, रिलायंस, तो अदानी, तो ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट इसका जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड सूरत डायमंड बॉर्स, ये बेसिकली सूरत में 1775 करोड़ का प्रोजेक्ट्स था। तो ये कंपनी काफ़ी रेप्यूटेड प्रोजेक्ट्स एंड बिग प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काम कर चुकी है, बट जबकि स्मॉल कैप है उसके बावजूद। एंड ये प्रीकास्ट फैसिलिटी कंपनी लगा रही है। इसकी जो प्रीकास्ट फैसिलिटी है, ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो जैसे बीम्स या फिर स्टेयरकेस, पार्टीशन वॉल्स, ये सब जो होता है ऑन साइट के बजाय ऑफ साइट पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑफ साइट मतलब कि पहले आप अपनी फैक्ट्री में कंस्ट्रक्ट कर लो, उसके बाद जो भी साइट में काम हो रहा है वहां ले जाओ। तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेबर टाइम कम हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है। तो ये अपनी कंपनी ऑलरेडी एक प्रीकास्ट फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर रही है 1 मिलियन स्क्वायर फीट की। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। आने वाले दिनों में इसका काफ़ी फायदा मिलेगा कंपनी को। ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी ऑलरेडी काम कर चुकी है जिनके ऊपर, जैसे जाइडस हॉस्पिटल सीतापुर में, उसके बाद मेडिकल कॉलेज दाहोद में, गुजरात में R&D रिसर्च एंड सेंटर्स, उसके बाद ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ अहमदाबाद CG रोड, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम, जो अभी आपने देखा होगा दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो इसी कंपनी ने बनाया है। तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैं इस कंपनी के बारे में रिसर्च करने लगा तो पॉजिटिवली सरप्राइज हुआ ये देख के कि ये जो काशी विश्वनाथ धाम है ये इस कंपनी ने बनाया है। तो इनफैक्ट आप ये सोचिए कि ये इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जब टाइमली एग्जीक्यूट किया है कंपनी ने, एंड इनफैक्ट रिव्यूज़ भी अच्छे मिल रही हैं इसके प्रोजेक्ट कॉरिडोर के। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो कंपनी का एक क्या बोले रिज्यूमे जो है, जो फ्यूचर में अगर कंपनी और प्रोजेक्ट्स लेना चाहती है या इस्टेब्लिश करना चाहती है अपने क्रीडेंशियल्स, तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना कितने ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है कंपनी को। एट द सेम टाइम इस इंडस्ट्री में पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत जरूरी है। एंड ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मतलब है कि कंपनी के पास
आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हो चुके होंगे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। तो ये कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी के जो कंपनी ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुका है कंपनी। जैसे जायडस कॉर्पोरेट हाउस है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी बहुत एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो चलिए फाइनेंशियल्स की तरफ देखते हैं। ये सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड स्टॉक पी ही आप देखिए सिर्फ 13.9 का है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव लगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी डिसेंट है, 22% एंड 16.7%। इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 558, इसका 52 वीक लो 394 का एंड 52 वीक हाई 639 का है। तो बस क्या हो रहा है लास्ट 2 ईयर से, कोविड के बाद से आप देखिए रियल एस्टेट कंपनीज पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। ऑब्वियसली सारे प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड पे थे, काफ़ी डिले हो गई थी, लेबर की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड इनफैक्ट ऑब्वियसली काफ़ी टाइम तो लॉकडाउन ही था, तो इस वजह से काम नहीं हो रहा था। बट आई थिंक अब जैसे जैसे इकॉनमी खुलेगी वैसे वैसे काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे। इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स जो है कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं होल्ड पे थे या डिले हो गए थे, वो अब धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसी वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप परफॉर्मेंस देखिए, ये जो बार्स जो दिख रही हैं आपको, ये अर्निंग्स पर शेयर है, ईपीएस। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी ट्रेंड दिखा रहे थे। यहाँ से आप देखिए कंसिस्टेंटली राइज हो रहे थे, बट उसके बाद से कोविड के बाद से ये काफ़ी डाउन चले गए। बट अगेन उसके बाद से अभी वापस अप ट्रेंड में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ कोविड की वजह से अर्निंग्स पर शेयर में डिप आई, अदरवाइज पॉजिटिव ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा था। एंड ऐसे ही आप पी रेशियो देखिए, यहाँ तक आते आते काफ़ी कम हो गया था। दैट मीन्स काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन हो गई थी कंपनी की, क्योंकि प्राइस उतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, बट अर्निंग्स बढ़ रही थी। अब इसी वजह से जब अर्निंग्स कम हुई तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो फिर से बढ़ गया, लेकिन अब जैसे जैसे अर्निंग्स वापस ग्रो होंगी तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो काफ़ी नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये आप मीडियन पी देखिए 18.2 का है, तो कहीं ना कहीं मीडियन पी से भी अभी कम पी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। ये वैसी कंपनी लग रही है मुझे जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये भागेगी तो बहुत तेज भागेगी, तब आपको शायद मौका भी ना मिले। और वैसे ही जैसे सेल्स एंड मार्जिन भी आप देखिए अर्निंग्स की तरह ही सेल्स भी रेगुलरली ग्रो हो रही थी। अगेन कोविड की वजह से ऑलमोस्ट 0 या 100 करोड़ पे सेल पहुंच गई थी, बट उसके बाद वापस इंक्रीज हुआ। बट वापस कोविड का वो थर्ड या जो भी सेकंड या थर्ड वेव जो भी आया वहाँ डिप हुई अगेन, बट वापस कंपनी की इंक्रीजिंग सेल्स है। एंड मार्जिन आप देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इनफैक्ट अभी अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो अभी तक थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ही आया है मार्जिन में, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ये काफ़ी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखिए, इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर्स के जो क्वार्टर है उतना मैटर नहीं करेंगे क्योंकि कोविड इम्पैक्टेड था पूरा। बट स्टिल आप देखिए मार्च 2019 में 338 करोड़, उसके बाद हल्का सा डिप आया, उसके बाद दिसंबर में 423, मार्च 2020 में 456 करोड़। बट उसके बाद अगेन जब कोविड स्टार्ट हो गया था पूरा, जब पूरा लॉकडाउन लग गया था, तो ऑब्वियसली 107 करोड़। और उसके बाद वापस कंपनी अपना इंक्रीज करने लगी सेल्स, बट उसके बाद वापस कोविड का इम्पैक्ट। बट अभी एट प्रेजेंट 486 करोड़ है, तो उसके बावजूद ग्रोथ ओवरऑल डिसेंट है। नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 30 करोड़ से 47 करोड़ हो गया है, एंड ईपीएस भी 8.37 से 13 हो गया है। हाँ, ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स के जो क्वार्टर्स हैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते कोविड की वजह से, तो ईयरली रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कंपनी के लिए। मार्च 2011 में इसने 127 करोड़ की सेल की थी, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 2021 में 1241 करोड़ की सेल हो गई, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें तो उससे भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1700 करोड़ की सेल्स है। नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 4 करोड़ से 149 करोड़, ईपीएस भी 56 से अभी 41। ऑब्वियसली क्योंकि इसका जो आईपीओ है वो 2017 के आसपास आया था, तो आईपीओ आने से ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी बढ़ गए, जिसकी वजह से ईपीएस कम होना ही था। बट उसके बाद आईपीओ के बाद से देखिए ईपीएस में रेगुलरली इंक्रीज देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट फॉर कोविड इम्पैक्टेड ईयर। बैलेंस शीट आप देखिए, रिजर्व्स प्रेजेंट में देखते हैं 549 करोड़ के रिजर्व्स हैं, उसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स 185 करोड़ है, तो डेट काफ़ी मैनेजेबल है। और अदर लाइबिलिटीज़ मोस्टली जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसके कंपैरिजन में करंट एसेट्स भी अच्छी खासी है, मोर देन 2 टाइम्स हैं। तो कंपनी को लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्वेंसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। शेयर होल्डिंग अच्छी खासी है, 73 पॉइंट या 74% के आसपास थी। बट सितंबर में काफ़ी डिप आई, ऑलमोस्ट 4% डाउन हुआ, बट उसके बाद वापस दिसंबर में हल्की फुल्की इंक्रीज आ गई। तो अभी भी ये प्रोमोटर होल्डिंग 70% है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है।
FIIs ने भी हल्की फुल्की सी इंक्रीज की है दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग, एंड DIIs ने भी हल्की सी इंक्रीज की है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। अभी इसका प्रेजेंट का चार्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कोविड इम्पैक्टेड था, तो लास्ट 1 to 2 ईयर्स में खास रिटर्न्स नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मेरे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये शेयर अभी तक भागा नहीं है बट पोटेंशियल बहुत रखता है। और लास्ट आप मार्च के बाद से देखिए इसे ये वापस थोड़ा अप ट्रेंड में आ गया है, स्लोप जेंटल ही है, तो अभी भी काफ़ी स्कोप है। मैं पर्सनली इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब जब ये पूरा कोविड ऑलमोस्ट जा चुका है या अब इकॉनमी पूरे अच्छे से खुल चुकी है, तो आई थिंक अब ये कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स अच्छे से बढ़ेंगे, तो आई थिंक मैं इस कंपनी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। ऑब्वियसली डिस्क्लोजर ये कि मैं इस कंपनी में अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इट सून। और मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा मैं जब भी इन्वेस्ट करूंगा, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करूंगा। तो आप लोग जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलरली डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। और ऑब्वियसली ये डिस्क्लेमर कि भाई ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप लोग प्लीज़ अपने एनालिसिस करिए बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस वीडियो वाज मेंट फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।